जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां आपको इनसे अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी बनती है। तो चलिए हम लोग आज का जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोगों का टॉपिक जो है वो रहने वाला है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड शेड्यूल के बारे में, यानी अनुसूची के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे और देखेंगे कि टोटल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, प्रारंभ में कितने थे, आज वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है, इन सभी चीजों को जानेंगे। और कुछ नए अनुसूची जो जोड़े गए हैं उनको किसके तहत जोड़ा गया है, कौन सा संविधान में अमेंडमेंट था जिसके तहत ये पारित किया गया, तो इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की क्या अनुसूचियां। आप सभी को ज्ञात है कि हमारा संविधान जो है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर तैयार हुआ था। ठीक है, संविधान जो लिखने का प्रारंभ किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, और यह कैबिनेट मिशन आया कब था, तो 1946 ईस्वी में। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत हम लोगों का क्या बना, तो जुलाई 1946 में, कब, तो जुलाई 1946 में क्या हुआ, तो संविधान का क्या होता है कि संविधान सभा चुना गया, किसके तहत, एक चुनाव के थ्रू। ठीक है, कि कौन कौन संविधान लिखने में भाग लेगा, तो इनके लिए भी क्या किया गया था, तो चुनाव प्रक्रिया की गई थी, जिसमें यह चुनाव जो हुआ था संविधान सभा के लिए, तो यह चुनाव कब किया गया था, तो जुलाई 1946 के तहत, जिसमें जो है हमारा संविधान सभा बनकर क्या होता है, तो तैयार होता है। तो जब हम लोगों का संविधान सभा बनकर तैयार होता है तो संविधान को संविधान सभा लिख करके क्या करता है, पेश करता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है संविधान को किसने लिखा है, तो संविधान को लिखा है संविधान सभा ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा संविधान सभा के लिए इसका चुनाव कब किया गया था, तो जुलाई 1946 में। संविधान जो है इसके लिए जो चुनाव हुआ या संविधान जो लिखा गया किसके तहत, तो कैबिनेट मिशन के तहत ये जो है संविधान लिखा गया था। ठीक है, जब संविधान सभा आई तो संविधान ने क्या किया, तो इन्होंने संविधान लिख करके दिया, और जब संविधान लिख करके दिया तो संविधान में क्या था कि संविधान में कुछ भाग थे। ठीक है, और जिस भाग थे उनका क्या था, कुछ पॉइंट था जिसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, तो अनुच्छेद बोले। ठीक है, और देखिए जब ये भाग भी था और अनुच्छेद भी था तो एक नए चीज की और आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए अनुच्छेद से ही बनाया गया क्या, तो भाग, कुछ पॉइंट को लेकर के भाग बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद की संख्या आज हम लोग वर्तमान में बात करें, ठीक है, तो मूल संविधान की, तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395, और 395 अनुच्छेद को कितने भाग में लिखा गया है, तो भाग 22 तक में इसको एडजस्ट करके लिखा गया है। लेकिन संविधान की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ना तो अनुच्छेद में लिखा गया ना ही भाग में लिखा गया। तो जिन चीजों को संविधान में उसके अनुच्छेद अर्थात भाग के तहत न लिख पाया हो तो उनको क्या किया गया, तो उन मेन पॉइंट को लिखने के लिए अनुसूची बनाया गया, ताकि उसमें भी कुछ लिखा जाए जो कि एक संविधान का एक क्या बना, तो हिस्सा बनाता है। ठीक है, तो इसी के तहत जरूरत पड़ गया किनका, तो अनुसूची का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछ दे कि अनुसूची का जरूरत क्यों पड़ा, तो जो चीज आपका अनुच्छेद और भाग में सम्मिलित नहीं है उसे लिखने के लिए क्या बनाया गया, तो अनुसूची बनाया गया। ठीक है, तो इस अनुसूची के तहत जो भी भाग इससे बच गए थे उनको लिखा गया। जो हमारा मूल संविधान था, हम मूल संविधान की ही बात कर रहे हैं, तो मूल संविधान में टोटल कितने अनुसूचित हैं, तो मूल संविधान में कुल कितने हैं, तो ये कितना है, तो 8 है। ठीक है, पूछेंगे कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे, तो मूल संविधान में कितने अनुसूची है, तो 8 अनुसूची है। अभी हम आपको बारी बारी से सबके बारे में डिटेल से
बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से भी पॉइंट याद रख सकते हैं, ये भी आपका एग्जाम का ही प्रश्न है कि कुल कितने अनुच्छेद है, तो 395, भाग कितने हैं, तो 22 है। अगर हम लोग आज के समय में बात करें तो अनुच्छेद की संख्या भी अधिक हो गई है। क्यों? देखिए जब अनुच्छेद इसका संशोधन होता है तो कुछ नए नए अनुच्छेदों को भी इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग पंचायत की बात करें 243 का क से लेकर के 9 तक चला जाता है। यदि उन सभी चीजों को गिनती करेंगे आप तो इस प्रकार से 465 प्लस भी आपका अनुच्छेद हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं तो केवल 395 का ही हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये जो होता है कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जाम के लिए, तो स्टूडेंट को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम कल दिन वकील बन जाए, कल दिन जज बन जाए। ठीक है, वो इसलिए नहीं पढ़ता, वो उन चीजों को पढ़ता है जो कि उनसे उसका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। ठीक है, अब आप इनको पढ़िएगा कि हम वकील बन जाए, जज बन जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ उसकी जानकारी आपको मिल सकती है, यहाँ तक तो सही है, बट आप पढ़ रहे हो किस लिए? अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको एक एक करके उन सभी महत्वपूर्ण चीजों को बताया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं किसको? तो इसी अनुसूची को कवर करेंगे। ठीक है, तो मूल संविधान में जो था अनुसूची की संख्या कितनी? तो 8 है। पूछेगा मूल संविधान में कितने अनुसूची है, तो कितने अनुसूची है? तो 8 अनुसूची है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395। तो कितने भाग है? तो भाग की संख्या कितनी है? तो 22 है। संविधान को किसने लिखा है? तो संविधान सभा ने लिखा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। और संविधान लिखने के लिए किस आधार पर यह लिखा गया? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान को लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो आज अगर हम लोग वर्तमान समय में बात करें, ठीक है, मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची है, लेकिन अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियों जो है, ठीक है, अनुसूचियों इसकी संख्या कितनी हो चुकी है? तो इसकी संख्या कितनी है? तो 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से अब 12 हुआ है, तो इसका मतलब कितने अनुसूची बढ़े हैं? तो 4 अनुसूची बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं और समझने का इनको प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सब इसमें जो है प्रथम अनुसूची की बात करें कि प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है कि प्रथम अनुसूची में यह कहा गया है कि भारत जो है, ठीक है, भारत वो क्या है? तो राज्यों का क्या है? तो संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? तो संघ है। तो कितने राज्यों का संघ है? तो राज्य कितने हैं अभी वर्तमान में? तो 28 राज्य है। कितने राज्य है? तो 28 राज्य हो गए आपका। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो उनकी संख्या आज कितनी है? तो 7 है। ठीक है, तो इन्हीं 28 राज्य और 7 के केंद्र शासित प्रदेश जो है, यानी इसको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, यूटी, इन सभी का क्या है? एक संघ है। आपको जब हम संविधान पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि राज्य जो होता है वो एक नहीं, राज्य भी 3 तरह का होता है। एक राज्य होता है वो परिसंघ होता है, दूसरा क्या होता है? संघ होता है, और तीसरा भी क्या होता है? तो संघ होता है। ठीक है, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है यूनियन। ठीक है, कितने तरह का राज्य होता है? तो 3 तरह का, एक फेडरेशन, एक कॉन्फेडरेशन और एक होता है यूनियन। देखिए यही है वो यूनियन। आपको अगर पूछे कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। इनका मतलब ये होता है कि भारत के राज्य आसानी से टूट नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं कि अलग होकर के कह दे हम अपना अलग देश बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ देशों में ऐसा हो सकता है कि वो राज्य आसानी से टूट सकता है, अलग देश का निर्माण कर सकता है। लेकिन भारत क्या है? तो भारत एक क्या है? तो यूनियन है, यह आसानी से टूट नहीं सकता है। ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो देख लिए आपका अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुसूची 1 में लिखा है भारत क्या राज्यों का संघ है। तो कितने राज्य का, तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, तो संघ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुसूची कितना, तो 2। अनुसूची 2 की बात करते हैं कि अनुसूची 2 में क्या लिखा है। तो अनुसूची द्वितीय में क्या लिखा हुआ, दूसरे अनुसूची में, तो द्वितीय अनुसूची में आपका लिखा हुआ किनके बारे में, तो द्वितीय अनुसूची में लिखा है किनके बारे में, तो वो लिखा है वेतन के बारे में। ठीक है, किनके बारे में लिखा है, तो वेतन के बारे में लिखा हुआ। किस अनुसूची में, तो दूसरे अनुसूची में क्या कहता है, तो वेतन। दूसरे अनुसूची में क्या कहता है, तो वेतन। देखिए हम लोग इनकी बात करें वेतन का, तो ध्यान देंगे आप लोग वेतन में। देखिए इसमें जो है सभी के वेतन की चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसका, तो संसद के सदस्यों की वेतन की चर्चा नहीं है। ठीक है, संसद के सदस्यों के वेतन की चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि हम लोग आपको पहले बता दिए कि देखिए अनुसूची में वही चीज लिखा गया है कि जो अनुच्छेद और भाग में नहीं है उनको लिखा गया है किसमें, अनुसूची में। तो संसद के सदस्य की इसमें जो है वेतन की चर्चा इसमें नहीं है, वेतन की चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, संसद के वेतन की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि संसद के वेतन की चर्चा नहीं की गई है। और हम बात कर लें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के वेतन की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, कि चर्चा इसमें नहीं की गई है। तो ये देखिए अब जो इसको छोड़ के शेष बचता है उनके वेतन की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो किसका किसका नहीं किया गया, तो संसद के सदस्य के वेतन की चर्चा नहीं की गई है, अटॉर्नी जनरल के वेतन की चर्चा नहीं की गई है। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। किनका किया गया है, तो इनकी संख्या तो बहुत अधिक है। ठीक है, किनका नहीं किया गया है ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे अब किनका किया गया है हम उनकी बात करें तो देखिए लोकसभा का क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है या उपाध्यक्ष जो होता है इनके वेतन की चर्चा की गई है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति, ठीक है, सभापति या उप सभापति हो, ठीक है, तो इनके वेतन की चर्चा की गई है। और देखिए राज्य विधानसभा के, ठीक है, ये सब जो आपका होता है राज्य विधानसभा में इनकी भी जो है चर्चा कर दी गई है इसमें। और हम लोग बात कर ले जैसे राज्यपाल, ठीक है, ये सब जो है ना इनकी चर्चा इसमें कर दी गई है। परंतु राष्ट्रपति का भी इसमें है। ठीक है, राष्ट्रपति का भी कर दिया गया है, उपराष्ट्रपति का भी वेतन की चर्चा कर दी गई है। तो इन सब का चर्चा किया गया। परंतु आपको एग्जाम में ये थोड़ा ना पूछेंगे आपको कि बताइए कि किनके वेतन की चर्चा की गई है, नहीं, इसकी संख्या बहुत अधिक है। तो इनकी संख्या यही 1 या 2 होती है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अनुसूची 2 है, 2 में क्या लिखा है, तो वेतन, किनके वेतन की चर्चा नहीं है, तो संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी चर्चा नहीं है। जैसे देखिए आपका प्रधानमंत्री की हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री के भी वेतन की चर्चा इसमें नहीं है, क्योंकि इनको अलग तरीके से संसद में पास करके इनका वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अनुसूची 2 क्लियर कर लिए होंगे। तो बढ़ते हम लोग अनुसूची कितना, तो 3 की ओर बढ़ते हैं। अनुसूची 3 के बारे में, अनुसूची
थर्ड यानी तृतीय अनुसूची की बात करें, पहले देखिए, पहले पैसे ही दे दीजिए, वेतन दे दीजिए, तब उनका क्या होगा, तो शपथ ग्रहण होगा। क्या होगा, तो शपथ ग्रहण होगा। ठीक है, तो इसमें अनुसूची 3 में क्या लिखा गया है, तो शपथ ग्रहण किस तरह से होता है इनके बारे में इसमें बताया गया। कितने अनुसूची में, तो अनुसूची 3 में कि किनका किनका शपथ ग्रहण होगा, किनका किनका शपथ ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, उन सभी चीजों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद कितना में की गई है, तो आपका अनुसूची कितना में, तो 3 में कर दिया गया। अब हम लोग बात करें कि किसके शपथ की चर्चा नहीं है इसमें, जैसे हम बात करें राष्ट्रपति। ठीक है, इनका तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक है, इनकी भी चर्चा इसमें नहीं है। और हम लोग बात कर ले कि राज्यपाल, इनके भी इसमें शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, क्योंकि इनके लिए एक अलग से अनुच्छेद ही है जो इनको शपथ ग्रहण कराती है। जैसे राष्ट्रपति के लिए हम लोग बात कर ले तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत जो है, आर्टिकल 7 के तहत इसमें क्या होता है, इनका शपथ ग्रहण करवाया जाता है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो 69 है और इसके लिए 159। तो देखिए ये सभी जो है इनका क्या है, तो इन अनुच्छेदों के माध्यम से इनका क्या कराया जाता है, तो शपथ ग्रहण। तो देखिए अगर इनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद भाग में कर ही दिया गया है तो अनुसूची में तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अनुसूची में वही चीज का वर्णन किया गया है जो उसमें न लिखा गया हो। तो इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके शपथ की चर्चा इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना, तो अनुसूची 4 की ओर। अनुसूची 4 में देखते हैं क्या लिखा गया है। अनुसूची कितना है, तो अनुसूची है आपका 4। ठीक है, तो यदि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया हो अच्छी तरह से, ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। देखिए अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो देखिए पहले आप लोगों का काम होता है समझ लेना। समझ लिए तो उनके बाद फट से क्या करें, तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जा, ताकि फिर बाद में उतारने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए हम एक बार फिर से बैक कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट इनका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुसूची कितने में चलना है, तो अनुसूची हमको चलना है 4 में। 4 में देखिए क्या करता है, तो 4 में कहता है कि राज्यसभा के सीटों का वर्णन, राज्यसभा के सीटों का वर्णन करता है किस अनुसूची में, तो अनुसूची 4 में। ठीक है, अनुसूची कितने में, तो 4 में। अनुसूची 4 में कहता है कि राज्यसभा में किसी राज्य से कितने सीटें उपलब्ध कराई जाएगी उनके बारे में वर्णन करता है। कितने अनुसूची में, तो अनुसूची 4 में वर्णन करता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक राज्यसभा का सीट, सर्वाधिक राज्यसभा का सीट जो है वो कहां से है, तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहां से हैं, तो यूपी से। कितने सीटें हैं, तो टोटल जो है 31 सीट राज्यसभा में जो आता है वो कहां से आता है, तो यूपी से आता है। तो बिहार से भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, कि बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, ठीक है, राज्यसभा की सीट
कितनी है इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए बिहार में राज्यसभा की टोटल कितनी सीट है, तो टोटल 16 सीट होती है। कहां से, तो बिहार से होती है, ठीक है। यानी राज्यसभा में जो बैठता है बिहार से 16 सांसद बैठते हैं, ठीक है। और यूपी से टोटल कितने, तो 31। सर्वाधिक जो है वो यूपी ही यहां से सीट को क्या करता है, तो फुल करता है, ठीक है। तो देखिए ये राज्यसभा की सीटों का वर्णन करता है कि अलग अलग राज्यों में राज्यसभा के लिए कितने सीट होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अनुसूची कितना, तो 5 के बारे में, ठीक है। अनुसूची कितने, तो अनुसूची 5 को देखते हैं। तो अनुसूची 5 में लिखा हुआ है क्या, तो अनुसूची 5 में लिखा हुआ है क्या, तो SC ST का प्रावधान। क्या लिखा हुआ है, SC ST का क्या लिखा है, तो प्रावधान लिखा है, ठीक है। कितने में, तो 5 में SC ST का प्रावधान। देखिए इसे लाने का जरूरत क्यों पड़ा, देखिए वजह था कि देखो जब आज भी अगर हम लोग बात करें कि जितने भी लोगों को आरक्षण की बात करें, आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण सरकार ने लाया क्यों, इसलिए लाया कि देखिए भारत में कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग भारत में क्या करते हैं, रहते हैं। तो जब यहाँ अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो सभी की स्थिति एक समान नहीं है। अतः सरकार ने अपने संविधान की ओर से क्या करता है, तो आरक्षण देता है। इससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति पीछे रह गए हैं उनको ये आरक्षण क्या करे, ऊपर बराबर आने में सबको क्या करे, मदद करे। परंतु आजकल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आरक्षण आता है किसी और के लिए और आरक्षण किसी और को उनका लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो सरकार इनको इसलिए उपयोग में लाता है कि जो भी व्यक्ति अगर पिछड़ गए हैं SC ST कैटेगरी में, तो उनको सरकार अपनी ओर से अलग तरीके से प्रावधान देता है ताकि वो उनकी ऊंचाइयों को छू सके और एक दूसरे के बराबर रह सके, समाज में उनको भी एक समान रूप से देखा जा सके, ठीक है। तो ये जो है आपका अनुसूची कितने में है, तो 5 में। SC ST का प्रावधान कितने में है, तो 5 में। तो आइए हम लोग 6 की बात करते हैं। तो अनुसूची कितने हैं, तो 6। अनुसूची कितना, तो अनुसूची आपका आता है 6। और 6 में देखिए क्या लिखा है, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में वर्णन करता है। पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। कौन सा राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। यदि भारत के पूरब की ओर की राज्य की बात करें तो वो आपका आ जाता है असम, ठीक है, मेघालय, और आपका आ जाता है कौन, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर। ये सभी ऐसे राज्य है जो कि आपका किस दिशा में है, तो पूरब में। तो संविधान ने उनको अलग तरीके से, उनको अलग नजर से रखा है कि हम इन राज्यों को कुछ विशेष प्रकार से प्रावधान से इनको चलाएंगे। जैसे इन राज्यों को छोड़ करके अगर आप किसी के मानव का कंकाल पीठ पर लाद करके घूरिएगा, ठीक है, तो आपको तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन हो सकता है कि यहाँ कुछ अलग तरह का प्रावधान हो तो कंकाल लेकर के घूर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इनके लिए कुछ अलग नियम कानून है और अलग स्टेट के लिए अलग कुछ नियम कानून है। तो पूर्वोत्तर राज्यों को संविधान ही कुछ अलग नजर से उनको प्रावधान देता है, ठीक है। तो आइए ये कितने में है, तो आपका अनुसूची कितना, तो 6 में लिखा गया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अनुसूची कितना, तो 7, ठीक है। अनुसूची कितने, तो 7 को हम लोग देखेंगे। ये बहुत आसान है, 100 से 7 होता है और 100 में लिखा हुआ शक्ति, ठीक है। शक्ति का क्या करता है, तो विभाजन करता है। आप लोग इनको ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहां से आपका प्रश्न एग्जाम में बनता है और कई बार पूछा भी जा चुका है यहां से प्रश्न। देखिए शक्ति का विभाजन, केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में लड़े नहीं, दोनों की मेरा शक्ति कहां से कहां तक है, उनकी सीमा कहां से कहां तक निर्धारित कर दी गई है। तो इन चीजों को लेकर के इसको संविधान ही दोनों को अलग कर दिया है ताकि सब अपने अपने दायरे में रह करके कार्य करे। तो इनका शक्ति विभाजन जो किया गया है, ठीक है, वो 3 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो पहला कौन होता है, तो पहला है कौन, तो संघ सूची, ठीक है, संघ सूची। दूसरा कौन है, तो राज्य सूची।
ठीक है। और तीसरा कौन है, तो समवर्ती सूची। कौन सी सूची है, तो समवर्ती सूची। एक और सूची के बारे में आपको बताएंगे, पहले आप लोग इनको जान लीजिए, ठीक है। देखिए संघ सूची की बात करें, इसमें कहता है कि जितने भी सारे कानून बनाएंगे वो कानून बनाने का अधिकार किनको होगा, तो केंद्र सरकार को, ठीक है। कानून कौन बनाएगी संघ सूची में, केंद्र सरकार। और टोटल इनके लिए विषय जो दिए गए हैं वो कितने विषय है, तो टोटल कितने हैं, तो 100 विषय है। आइए अब हम लोग राज्य सूची की बात करें, तो इसमें कानून बनाने का अधिकार जो देता है वो किनको देता है, तो राज्य सरकार को है कि इसके अंतर्गत जो भी कानून है वो कौन बनाएंगे, तो राज्य सरकार। इसमें टोटल कितने विषय पर कानून बना सकते हैं, तो देखिए पहले इसकी संख्या थी 66, अब इनकी संख्या कितनी कर दी गई है, तो 61 कर दी गई है, ठीक है। कुछ ऐसे कानून है, कुछ ऐसे विषय है, ठीक है, जिनको लेकर के क्या कर दिया गया है कि दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, ठीक है। सेंट्रल प्लस स्टेट, कौन कौन, तो सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिल करके क्या करेंगे, कानून को बनाएंगे। किस सूची के अंतर्गत, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों क्या करेंगे, तो इसमें मिल करके क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। इसमें कुल जो है इनके लिए विषय कितने हैं, तो इनके लिए टोटल कितने विषय है, तो टोटल कितने हैं, तो 52, ठीक है। इनके लिए कुल कितने विषय का प्रावधान किया गया है, तो टोटल विषय कितने हैं, तो 52 इनके लिए प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग और बात करते हैं, तो देखिए संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा, तो दोनों मिल करके बनाएंगे। तो देखिए संघ सूची में कह दिया है कि सरकार के पास टोटल 100 विषय है जिसमें केंद्र सरकार अपना कानून बनाएंगे। राज्य सूची में बात करें, राज्य सरकार कानून बनाएंगे, पहले थे 66, अब कितने कर दिए गए हैं, 61। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, सेंट्रल प्लस स्टेट, और विषय कितने रहेंगे टोटल, तो 52, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के बात करें, तो जैसे देखिए रेलवे, आप लोग सब जानते होंगे कि रेलवे जो है ये आपका कानून, जो इसके अंतर्गत जो भी काम होंगे वो कानून कौन बनाएंगे, तो वो बनाएंगे कौन, तो केंद्र सरकार। जैसे हम बात करें बैंक का, ठीक है, तो ये सभी देखिए कि ये जो है रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आर्मी हो गया, यानी सेना हो गया, तो देखिए ये सभी क्या है, तो ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें जो भी काम होंगे इनको लेकर के सभी काम करेंगे, तो ये आपका सेंट्रल सरकार ही करेंगे। परंतु कुछ ऐसे काम है जो कि किनके पास होता है, राज्य सरकार के पास। जैसे हम लोग जेल की बात कर ले, ठीक है, और हम लोग बात कर ले किनका, तो इसके अंतर्गत, और हम लोग बात कर ले राज्य सूची में पुलिस की बात कर ले, ठीक है। तो देखिए ये सभी ऐसे चीज है जो कि कानून कौन बनाएंगे, तो राज्य सूची बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे हम लोग बात करें नदी का, ये नदी जो है ये भी किस सूची का विषय है, तो ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। लेकिन इसमें इस वजह से कई सारे विवादित भी खड़े हो चुके हैं, ठीक है, इस नदी को लेकर के, ठीक है। इनके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। तो नदी अभी किस सूची में है, तो राज्य सूची में है, तो इन पर पूरा अधिकार है। जेल हो गया, पुलिस हो गया, नदी हो गया, तो इन सब पर कानून कौन बना सकते हैं, तो राज्य सरकार बना सकते हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो वैसा कानून जिस पर दोनों मिलकर के कानून बना सके, तो जैसे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करें क्या, तो शिक्षा, ठीक है। शिक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसको लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों क्या कर सकते हैं, तो कानून को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही है। इनके अलावा क्या है कि कुछ ऐसे एक अनुसूची बनाया गया है जो इन सब से अलग हटके हो, ठीक है। उसके लिए एक अलग अनुसूची बनाया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट सूची। क्या बोलेंगे, अवशिष्ट सूची। इस पर कानून बनाने का काम कौन करेगा, तो कानून बना सकता है कौन, तो सेंट्रल
गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। और इसमें अगर हम विषय की बात करें तो विषय इसमें कितने हैं, तो अनंत विषय है, ठीक है। जैसे देखिए अब इसमें क्या सब आता है, जैसे मान लिया जाए कि किसी के मोबाइल से पैसा वगैरह उड़ जाता है, कोई गलत तरीके से इनके मोबाइल से पैसा खींच लेता है, ठीक है। इस तरह के कई सारे काम होते हैं जो कि इन सभी चीजों को देखता है, उसको हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम जो होते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम। ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो अवशिष्ट सूची है, ठीक है। जैसे हम बात कर ले ड्रोन कैमरा का, ठीक है, ये सभी जो है इसकी देखरेख कौन करता है, तो सेंट्रल सरकार ही करता है। तो जो आदमी ड्रोन कैमरा खरीदता है तो उनको पहले इनके लिए, इनको चलाने के लिए इनका लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या पता कि आप ड्रोन कैमरे की मदद से उसमें बम फिट करके, ठीक है, दूल्हे के ऊपर जाके गिरा दे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को लेकर के, ठीक है, सेंट्रल सरकार इसमें आपको जब तक लाइसेंस नहीं दे तब तक आप इस तरह का कैमरा खरीद नहीं सकते। अगर यदि आप इस तरह बेवजह इसको खरीदे हैं, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो जिस दिन बेटा धराओगे तब आपको सरकार पूछेंगे कि तेरा क्या होगा रे कालिया, ठीक है। तो इसलिए इन सब को आप लोग ध्यान से रखेंगे। तो ये अवशिष्ट सूची बनाए गए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका 7 है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची कितना, तो 8 के बारे में। अनुसूची कितने, तो अनुसूची 8 के बारे में वर्णन करेंगे। ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये तो आपको एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया गया है यहाँ से, ठीक है। अनुसूची 8 में क्या लिखा गया है, तो अनुसूची 8 में क्या है, तो भाषा। अनुसूची 8 में क्या है, तो भाषा। देखिए प्रारंभ समय की अगर हम बात करें तो प्रारंभ समय में जिस समय हम लोगों का मूल संविधान आया था उस समय मात्र कितने भाषा थे, तो 14 भाषा संविधान के अंतर्गत था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसमें कुछ अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। आज अगर हम लोग वर्तमान में बात करें, ठीक है, किसमें, तो वर्तमान समय में अगर बात करें कि संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो टोटल 22 भाषाओं का क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। किसमें, तो संविधान में वर्णन है कितने, तो 22 भाषाओं का। प्रारंभ में कितने थे, 14। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब जो इसमें 8 भाषा बढ़ गई है वो कैसे कैसे जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। पहला देखिए इसको लेकर के क्या किया गया, तो 21वां संविधान क्या किया गया, संशोधन किया गया एक, ठीक है। कौन सा संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन कर दिया गया, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1967 ईस्वी को। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें एक भाषा को जोड़ा गया था, वो भाषा कौन था, तो सिंधी। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद आपका जोड़ा गया कौन सा, तो 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन, ये 71वां संविधान संशोधन जो था ये 1992 ईस्वी में हुआ था और इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। कितने भाषा को, तो 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। कौन कौन था, तो नेपाली था, ठीक है, मणिपुरी था और तीसरा कौन था, तो कोकनी था, ठीक है। याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कौन था, कोकनी। अब इसके बाद हम बात करें तीसरा, तो इसके देखिए ये आपका 21 और 71 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएंगे, 92, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था और इसमें कितने भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 4 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को, तो 4 भाषाओं को। कौन कौन, तो बोडो था, डोगरी था, मैथिली था, ठीक है, मैथिली था और कौन था, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आप देख लीजिए टोटल कितने भाषा पुर गए, तो देखिए पहले था आपका 14, यहाँ पर हो रहे कितने, 8। तो
इस प्रकार से टोटल 8 भाषा को संविधान में संशोधन करके जो है 21, 71 और 92 इनके तहत जो था 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया। और जिनके तहत आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो ये आपका 22 है। किस अनुसूची में, तो अनुसूची 8 में है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची कितने, तो अनुसूची 9 की बात करते हैं। तो अनुसूची 9, ठीक है, अनुसूची 9 था आपका क्या, तो इस 9 में कहा गया है भूमि सुधार। क्या कहा गया है, तो भूमि सुधार के बारे में इसमें बताया गया। देखिए भूमि सुधार में ये जो था भूमि सुधार, इनको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, इनको लाने के लिए अनुसूची 9 लाने के लिए संविधान में क्या हुआ, तो संशोधन हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो कौन सा संशोधन था, तो वो संशोधन था प्रथम संशोधन। ठीक है, तो अनुसूची 9 जो है ये संविधान का प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, संविधान का प्रथम संशोधन 1951, इसी के तहत भूमि सुधार को अनुसूची 9 में क्या कर दिया गया, तो जोड़ दिया गया। और इस तहत क्या कर दिया गया, तो इसमें जो था चकबंदी का अधिकार, ठीक है, चकबंदी का अधिकार जो था इसको कर दिया गया लागू। चकबंदी, देखिए इसमें क्या होता है चकबंदी में, कि अगर किसी व्यक्ति का जमीन छीट फूट जगह पर है, अलग अलग जगह पर है, तो वो व्यक्ति चाहे तो अपना जगह जमीन जो है अलग अलग जगह पर जो है उनको एक साथ कर सकता है। ठीक है, किनके तहत, चकबंदी के तहत कर सकता है। परंतु बिहार में ऐसा लागू नहीं है, बाकी अदर स्टेट में है चकबंदी का अधिकार। जैसे भारत की कुछ जमीन कहां थी, तो बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की भूमि कहां थी, तो भारत में। दोनों ने चकबंदी के तहत क्या कर लिया, तो दोनों ने आपस में भूमि का अदला बदली कर लिया। तो यही क्या कहलाता है, तो चकबंदी। बिहार में याद रखेंगे चकबंदी का अधिकार नहीं है, बाकी सभी राज्य में है। ठीक है, तो चलिए, तो ये एक चीज ये चकबंदी हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था जो था इनको क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पहले क्या होते थे कि जमींदार लोग बैठे रहते थे और ये अपना हक के तहत किसानों सबसे, और छोटे मजदूर जो थे, छोटे किसान थे, उनसे खेत में कार्य करवाते थे। और उनको जितना उनकी मुआवजा होनी चाहिए उतना देता भी नहीं था, लेकिन उनसे काम बहुत अधिक लेता था। तो इसलिए जब ये संविधान का प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, तो इस व्यवस्था को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और स्पष्ट कर दिया गया कि यदि, ठीक है, आप जिस जमीन को बो रहे हैं, जो व्यक्ति जमीन बोएगा उसी व्यक्ति का क्या होगा, तो वो जमीन होगी। इसलिए सब व्यक्ति जो है अपना अपना जमीन अब क्या करता है, स्वयं से उपजाता है। ठीक है, लेकिन अब जमींदार लोग कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ये बहुत भी आई है, याद रखेंगे। पूछेगा संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951। भूमि सुधार अधिनियम प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची कितना किया गया था, जोड़ा गया था। तो आपको हम बताए थे ना कि मूल संविधान में कितने अनुसूची है, तो मूल संविधान में आपका टोटल 8 ही अनुसूची है। तो अब जितने भी आप यहां से पढ़ेंगे, ठीक है, इस जगह से आप जो भी पढ़ेंगे सब के सब जो है वो संविधान संशोधन के तहत ही इनमें क्या कर दिया गया है, तो जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपका मूल संविधान का था। और यहां से नीचे अब आपका संशोधन के तहत ही मिलेगा आपको। तो संविधान के प्रथम संशोधन के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया। अनुसूची कितना, तो 9 जोड़ा गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कितना, तो अनुसूची 10 का। तो अनुसूची 10 में देखिए क्या कहता है, अनुसूची
10। देखिए 10 को लिखेंगे 2 से, तो 2 से 10, 2 से दल बदल, ठीक है, दल बदल। ये राजीव गांधी के समय आया था, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो उस समय ये दल बदल कानून को लाया गया था। तो ये जो दल बदल कानून था, इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है। तो दल बदल कानून में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद, क्या करने के बाद? चुनाव जीतने के बाद, ठीक है, बाद अपनी पार्टी नहीं बदल सकती है, ठीक है, अपनी पार्टी नहीं बदल सकती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीत गई तो वो अपनी पार्टी को नहीं बदल सकती है, ठीक है। अगर वो अपना पार्टी बदलना चाहता है तो चुनाव से पहले ही, ठीक है, जीतने से पहले ही वो व्यक्ति अपना जहां भी अदल बदल करना है वो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि देखिए हम आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। यहाँ पर कोई पार्टी है ए और एक कोई पार्टी है क्या? बी। तो कोई पार्टी से एक व्यक्ति है कौन? तो राम, ठीक है, और इस पार्टी से बी से कौन है? तो श्याम। ये दो आदमी है, ठीक है। अगर ये आदमी चाहे तो इस पार्टी में जा सकता है। कब इस पार्टी में जा सकता है? तो चुनाव से पहले। सपोज दैट अगर ये आदमी पार्टी ए में रह करके राम क्या करता है? चुनाव जीत जाता है, चुनाव क्या कर लेता है? तो जीत जाता है। तो अब ये अगर क्या चाहेगा कि हम अगर पार्टी बी की तरफ चले जाए तो ये व्यक्ति उस ओर नहीं जा सकती है। हाँ, इसके लिए भी कुछ नियम कानून शर्त है, ठीक है, उनके तहत ये पार्टी ज्वाइन कर सकती है। जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति पार्टी ए में है और इसका 2/3 सदस्य जो है अपना पार्टी छोड़ करके इसमें जाना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी सिचुएशन है अगर 2/3 से जाएंगे तो अगर पार्टी बदलेंगे तो इन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से हम जरूर बताएंगे जब आप लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 15, ठीक है, जब हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे तो वहां आपको इनके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो केवल यह आप जान लीजिए कि दल बदल जो है चुनाव जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं बदल सकते हैं, या वो व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों नहीं हो, ठीक है, तो अगर वो जीत जाते हैं तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पहले से ही क्या करने पड़ेंगे? अदल बदल जो भी करना है कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं अनुसूची कितने? तो 11, ठीक है। अनुसूची कितने? तो अनुसूची 11 के बारे में जानते हैं। तो अनुसूची 11 क्या कहता है? तो इसमें आपका लिखा हुआ है क्या? तो पंचायत, ठीक है, और ये भी आपको लिख ही देते क्योंकि दोनों एक ही साथ ये सब हुआ है। इसमें अनुसूची कितना? तो 12, ठीक है। इसमें लिखा है क्या? तो नगर पालिका। आप अगर छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके गांव में पंचायत होंगे, ठीक है, और अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्या होगा? तो नगर पालिका होगा। इसको जो है कब किया गया था? अगर हम लोग इसकी बात करें पंचायत का, तो इसके लिए संविधान का कौन सा? तो 73वां संशोधन किया गया था। कौन सा? तो 73वां संशोधन किया गया 1992 में। कब किया गया? 1992 में 73वां संशोधन हुआ, और इसी साल, ठीक है, 74वां संशोधन करके इसी वर्ष 1992 में ही नगर पालिका को भी लाया गया, ठीक है। तो देख लीजिए अनुसूची 11 जो है ये पंचायत लाया गया, ठीक है। 73वां संशोधन के तहत पंचायत को लाया और अनुसूची कितना जोड़ा गया? 11, ठीक है। और 74वां संशोधन जो था इसके तहत नगर पालिका को लाया और अनुसूची क्या जोड़ा गया? तो 12 जोड़ा गया, ठीक है। तो ये दोनों संशोधन जो था आप लोग याद रखेंगे कि देखिए पंचायत जो है कब, पंचायत इसको लागू कब किया गया? तो 24 अप्रैल 1993, याद रखेंगे 24 अप्रैल 1993 को। और ये जो नगर पालिका था, ठीक है, ये 2 जून 1993 ईस्वी को क्या कर दिया गया था? तो लागू कर दिया गया था। संशोधन भले ही 92 में हुआ लेकिन लागू कब हुआ है? तो देखिए पंचायत लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को,
और नगर पालिका को कब लागू किया कर दिया गया है, तो ये 2 जून, ठीक है, 2 जून जो है नगर पालिका 2 जून 1993 ईस्वी को लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये था हम लोगों का आज का संविधान का अनुसूची। आप लोग इनको ध्यान से समझिए और देखिए, केवल हम आपको अगर अनुसूची पढ़ाए तो ये नहीं कि केवल आपको अनुसूची की ही जानकारी मिली है, संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कब हुए हैं संशोधन, ठीक है, तो उन सभी चीजों की भी हमने आपको एक्स्ट्रा में क्या किया, जानकारी दिया है। जैसे देखिए आपने टोटल 12 अनुसूची देखा, तो आप संशोधन भी पढ़े कितना, तो 73, 74, 2 हो गया, यहाँ पर आपका आगे बढ़ जाए तो देखिए इसके बाद आपने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर भी एक संशोधन हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 3 देखिए यहाँ पर संशोधन हुआ है, तो 3 3 6 संशोधन आप लोग पढ़े और एक्स्ट्रा में देखिए आप लोग इन विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए। ठीक है, तो ये था संविधान की 12 अनुसूचियां। और यहां से आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये 100% गारंटी देता हूं कि यहां से आपका प्रश्न अवश्य बनता है और कई बार पूछा भी गया है यहां से। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न मैं बोलता हूं और आपको इनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। ठीक है, संविधान के किस भाग में, ठीक है, प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रश्न फिर से बोल रहा हूं, संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या हाई कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या संशोधन नहीं कर सकता है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला संविधान का भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, ठीक है, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है आपके पास, तो जल्दी से आप लोग उनका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।